ओके सो इकोनॉमिक्स में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 जो कि बेस करता है नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स पे। थोड़ा सा बेसिक आइडिया दिया हुआ है कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, ठीक है। और माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है। फिर हमारे पास स्कैर्सिटी ऑफ चॉइस और इनके ऊपर डिस्कशन मौजूद है अगर हम इसके जो है ना चैप्टर के क्लास को देखें। इसके अलावा हमारे पास जो है ना सेकंड सेक्शन दिया हुआ है कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम हमारे पास कौन कौन से मौजूद हैं। So these are the basic things which we need to understand before starting economics. So अगर हम लाइफ में देखें तो हमारे पास डिफरेंट किस्म की सिचुएशंस चलती हैं जिसमें हम कहते हैं कि यार हमारे पास कभी पैसे होते हैं तो कभी हमारी जो है ना पैसे नहीं मौजूद होते, लेकिन हमारी ख्वाहिशात चलती रहती हैं। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली हमारे पास किस चीज़ के साथ ज़्यादातर डिस्कशन करता है, तो वो जो मेन पॉइंट उसके डिस्कशन का होता है वो हमारे पास जो है ना रिसोर्सेज के बेसिस पे है कि हमारे पास जो है ना ह्यूमन की वांट्स अनलिमिटेड है और उनके पास रिसोर्सेज जो होते हैं वो हमारे पास जो है ना बहुत ही लिमिटेड होते हैं। तो इसके बेसिस पे हम कहते हैं कि ह्यूमन को रेशनल होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से इन चीज़ों के लिए प्लान करना होगा कि वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे हासिल कर सकता है इन तमाम चीज़ों से। सो फर्स्ट अगर हम ग्लांस में देखें तो कहते हैं कि ऑल द डिसीजंस ऑफ आवर डेली डे टू डे लाइफ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बेस्ड ऑन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। Conscious or unconsciously, we make our choice among available options. Household, firms, state authorities, and or international agents. Everyone is using economic principle in their regimes for decision whether they realize it or not. ठीक है, सो इन्होंने टर्मिनोलॉजी यूज की है हाउस होल्ड की, जो आगे जाके हम बार बार यूज करेंगे। तो हमारे पास एक इंडिविजुअल जो घर में चीज़ें इस्तेमाल करता है, कंपनियां होती हैं या जो भी हमारे पास जो है ना इंटरनेशनल हो या नेशनल जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, मोस्टली हमारे पास सारे के सारे इकोनॉमिक्स के ही बेसिस पे चलती हैं। क्योंकि हमने क्या कहा कि ह्यूमन की जो है ना जो डिजायर्स हैं वो अनलिमिटेड है, ठीक है। और हमारे पास रिसोर्सेज वो उतने ही रहते हैं, लिमिटेड रहते हैं, ठीक है, जिसके दरमियान हमेशा इख्तिलाफ रहता है। तो हमें उसको जो है ना बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना होगा। और इस पर्सपेक्टिव हम कहते हैं स्कैर्सिटी, ठीक है, कि हमारे पास जो है ना स्कैर्स रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, ठीक है, और अनलिमिटेड वांट है। इसीलिए हमारे पास बेस रखी जब हमारे पास जो है ना ये डेफिनेशन आई, ठीक है, कि हमारे पास ह्यूमन की वांट्स अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज हमारे पास जो है ना वो बड़े स्केर्स हैं। हमें इसके ऊपर रेशनल तरीके से यूटिलाइजेशन करनी होगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, कौन सी चीज़ों पे हमें सेक्रीफाइस करना होगा, कौन सा नहीं करना होगा। उन तमाम चीज़ों के बारे में हम जो है ना क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स को यूज़ करते हैं। और ये चैप्टर भी हमारे इसी चीज़ के ऊपर बेस करता है। फिर हम जो है ना इसी इकोनॉमिक्स को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। हम कहते हैं कि जी एक माइक्रो लेवल पे हम इसको स्टडी करेंगे, एक मैक्रो लेवल पे हम स्टडी करेंगे। माइक्रो स्मॉल पार्ट उसके साथ एसोसिएट हो जाता है कि एक इंडिविजुअल लेवल पे हम जो है इकोनॉमिक्स को देखेंगे, और एक एज ए होल हम इकोनॉमी वाइज देखेंगे कि हमारे पास इकोनॉमिक्स कैसे काम करता है, किस तरीके से यूटिलाइज होता है। फिर कहते हैं कि क्लोजिंग सेक्शन में हम थोड़ा सा इकोनॉमिक सिस्टम्स के ऊपर देखें कि कौन कौन से इकोनॉमिक सिस्टम हमारे पास प्रिवेल करते हैं, किस तरीके से वो जो है ना हमारे पास सर प्रोडक्शन करते हैं, ठीक हो गया। और कैसे जो है ना कौन उसके लिए प्रोडक्शन करेगा, इसकी डिसीजन मेकिंग कैसे होगी। अब क्योंकि इकोनॉमी लेवल पे आप देखो, एक इंडिविजुअल लेवल पे तो आसान हो जाता है कि चलो ठीक है, एक बंदा है वो खुद अपनी मर्जी से चीज़ें खरीदता है, बेचता है, काम करा करता रहता है। जब इसको फैमिली में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सिचुएशन चेंज हो जाती है कि घर में फैसला कौन करेगा, कौन बड़ा होगा, कौन जो है कमा के लाएगा, कौन जो है स्पेंड करेगा। वहाँ पे भी थोड़ा सा कम्प्लेक्स होना शुरू हो जाता है सिचुएशन। लेकिन जब कंट्री वाइज हम इसको लेकर चले जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास और भी जो है ना थोड़ा सी कम्प्लेक्स डिसीजन हो जाती है कि यार कौन प्रोडक्शन करेगा, ये बंदा करेगा तो किस बेसिस पे ये बंदा करेगा, कोई और क्यों ना करे, कितनी चीजें प्रोड्यूस करनी है, किस किस के लिए प्रोड्यूस करनी है, वो डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक से, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की नेचर क्या है, तो हमारे पास कहता है कि सब्जेक्ट मैटर इकोनॉमिक्स का अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स कहता है कि मदर ऑफ साइंस, सोशल साइंसेज इसको कहा जाता है, क्योंकि ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हल करता है। और इसने जो है ना हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहती है कि इसके विटनेस किया हुआ है कि हमारे पास जो है ना बड़े बड़े मसले जो है ना इकोनॉमिक्स के थ्रू हल हुए। क्योंकि चाहे वो हेल्थ की हो, लिटरेसी की हो, पुअर, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, जितने भी बड़े बड़े मसले हैं वो इकोनॉमिक्स डील करने की कोशिश करता है। वो हर एक के ऊपर बात करने की कोशिश करता है कि हमने इन मसलों को किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से हमने एक रेशनल, एक जो है ना
वाइज पर्सन की तरह हमने इनके लिए डिसीजन मेकिंग करनी होती है। तो कहता है कि अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले हमारे पास एडम स्मिथ साहब आए, ठीक है, जिसको फादर ऑफ जो है ना इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। उसकी किताब थी जो सबसे फेमस थी, इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 में लिखी थी। उसमें उसने क्या कहा, उसने कहा कि इकोनॉमिक्स डील विद वेल्थ ऑफ नेशंस रादर देन ह्यूमन वेलफेयर। He elaborated how wealth is produced, exchanged, distributed and used। कि इसने पहले पहले जब डेफिनेशन दी तो इसके अगेंस्ट लोग हुए भी, ठीक है, और इसके अगेंस्ट होना बनता भी था, क्योंकि उसने सिंपली कह दिया कि जो है ना वेल्थ ऑफ नेशन के बारे में इकोनॉमिक्स काम करता है, ह्यूमन वेलफेयर का इसमें कोई बात भी नहीं है, कोई एलिमेंट उसने टच नहीं किया, कि बस सिर्फ इसी चीज के बारे में बात करेगा कि चीजें कैसे प्रोड्यूस होंगी, कैसे जो है ना तकसीम होंगी, और जो है ना आप उसको एक्सचेंज कैसे करोगे। तो इस चीज की जब डेफिनेशन लेकर आई तो बहुत से लोग इसके अगेंस्ट उन्होंने कहा कि यार ये तो जो है ना मेटेरियलिज्म सिखा रहा है कि किस तरीके से मेटेरियलिस्टिक होना पड़ेगा, उसकी तालीम दे रहा है इकोनॉमिक्स। तो इसके अगेंस्ट हुए, इसको थ्रेट्स भी मिली, काफी इसके लिए जो है ना सिचुएशंस वर्स होना शुरू हो गई थी, बिकॉज उसको मजहबी जो स्कॉलर्स थे उस वक्त के, उन्होंने कहा कि यार ये बंदा तो सिर्फ पैसा ही जो है ना उसके लिए मेन एम है, ह्यूमन वेलफेयर इसके लिए कोई एलिमेंट नहीं है, बस पैसा हो, पैसे से क्या बनाओ, किसने बनाना है, क्यों बनाना है, इसी का ही जिक्र कर रहा है। तो सबसे पहली बात इसने क्या कहा, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, ठीक है, कि फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास मौजूद है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। कि इसके ऊपर सारे के सारे डिस्कशन चलेगी कि कितना जो है ना लैंड है, किस तरीके से इस्तेमाल होगा, लेबर है तो वो किस रेट पे काम करेगा, क्या काम करेगा, पैसे हैं कहाँ लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप के कौन स्टार्ट लेगा, कौन बिजनेस को स्टैब्लिश करेगा। सेकंड बात उसने कही कि आपके पास जो है ना एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, जो हमने ऊपर डेफिनेशन में देखा, कि आपके पास जो है ना एक बंदे से दूसरे बंदे तक जो है ना चीज कैसे जाएगी और वो उसकी नीड कैसे फुलफिल होगी। तो इसलिए कहते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय वन इंडिविजुअल मस्ट बी एक्सचेंज विद समवन एल्स इन ऑर्डर टू सैटिस्फाई देयर नीड। क्योंकि हर बंदा हर फन मौला तो नहीं होता, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो इसीलिए क्या होता था, जब आपके पास जो है ना पहले बार्टर सिस्टम चलता था कि एक बंदा जो है ना चावल प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको गंदम चाहिए होंगे, तो वो उसके साथ जो है ना चावलों के बदले में गंदम एक्सचेंज कर लेता था। तो डिपेंडेंसी थी, एक ही चीज के साथ बंदा नहीं जो है ना रह सकता था। तो इसीलिए क्या हुआ कि उसने जो है ना इसके ऊपर भी जिक्र किया कि किस तरीके से वो एक्सचेंज करेंगे वेल्थ को। थर्ड उसने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कि आपके पास जो है ना वेल्थ कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, जनरेट कैसे होगी, और फिर वो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कैसे इस्तेमाल करेगा, और कौन लोग जो है ना यूटिलाइज करेंगे कि वो जो है ना उसको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कैपेसिटी दे सके। तो इसलिए कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरेटेड वेल्थ थ्रू कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अमंग दोज हाउसहोल्ड्स who have provided them. The wealth which firms or producers distribute among factors of production is termed as reward of factors of production। कि जो मजदूर वगैरह वहां पे काम कर रहे हैं, जो उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्हीं की बदौलत ये एक चीज जो है ना एंड रिजल्ट तक, एंड प्रोडक्ट तक पहुंची है। तो इसीलिए इसके बदले में वो क्या करेगा, उसको रिवॉर्ड देगा, जिसको हमने कहा कि रिवॉर्ड्स ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, कि यार तुम मेरे लिए काम कर रहे हो, मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ, दैट इज योर रिवॉर्ड। और फिर कंजम्पशन, कि जो है ना कंजम्पशन ऑफ द वेल्थ इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट्स जनरेशन। Every individual has some needs which he wants to satisfy. It is only possible by consuming different goods and services. To get and consume such goods and services, one has to spend money or wealth। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसकी यूटिलाइजेशन है, कि वेल्थ को कौन कंज्यूम करेगा, किस तरीके से कंज्यूम किया जा सकता है, और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कैसे किया जा सकता है। सो कंजम्पशन हमारे लिए क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। तो एडम स्मिथ ने किन चीजों के ऊपर बात की, एक प्रोडक्शन कैसे होगी वेल्थ की, फिर एक्सचेंज कैसे करोगे वेल्थ को, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे, और कंज्यूम कैसे होगा वेल्थ का। इन चार चीजों के ऊपर उसने इंपॉर्टेंट जो है ना पॉइंट्स ये थे, जिसके ऊपर उसकी सारी डिस्कशन लाई करती थी अपने बुक्स में, इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। So कहते हैं कि the way he was successfully discussed the term wealth, we can say that according to Smith, economics is a science of wealth। तो जिस तरीके से इसने वेल्थ के साथ सारी की सारी बातों को राउंड करता रहा, डिस्कस करता रहा, तो इससे यही लगता है कि इसके जो है ना जो इकोनॉमिक्स उसके नजदीक थी वो साइंस ऑफ वेल्थ थी, कि किस तरीके से आपने इन चार एरियाज पे काम करना है। सो कहते हैं कि ऑन द अदर साइड another economics named Alfred Marshall wrote in his book entitled Principles of Economics in 1890 that economics is the study of mankind in the ordinary business of life. It examines the part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and use of the material requisites of well-being।
तो मार्शल ने क्या किया, देखा कि जी एडम स्मिथ ने जो है ना एक साइड पे बात की थी, सारा का सारा डिस्कशन उसका वेल्थ के राउंड था, इसने क्या कर दिया, ह्यूमन का जो है ना पोर्शन भी उसमें ऐड कर दिया कि वो जो है ना किस तरीके से ह्यूमन जो है ना बिहेव करता है, कैसे ऐड करता है, किस तरीके से वो जो है ना अपने ऑर्डिनरी बिजनेस जो है ना परफॉर्म करता है। तो उसके बारे में उसने जो है ना थोड़ा सा कनेक्टिविटी कनेक्शन बिल्ड करना शुरू कर दिया और इसके ऊपर डिस्कशन शुरू कर दी कि ये किस तरीके से लोगों की फलाह के लिए इस्तेमाल होगा। तो according to Marshall 1890, economics is a social science as it studies the people in their ordinary business, day-to-day affairs of life. Wealth is the central area of interest. Economics anxiously discuss about the welfare, well-being of the society. कि इकोनॉमिक सोशल साइंस है, ठीक है, कि किस तरीके से लोग जो है ना रहते हैं, कैसे अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, और पैसा उनके गिर्द मेन एलिमेंट स्टिल रहेगा। जैसे एडम ने कहा, इसी तरीके से पैसा मार्शल के उसमें भी जो है ना मेन फोकस रहा हमारे पास डिस्कशन का। लेकिन इसने कहा कि ये जो है ना वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के बारे में भी सोचेगा कि किस तरीके से कहाँ पे ये पैसे इस्तेमाल होंगे। तो कहते हैं कि आफ्टर रिसीविंग लॉट ऑफ criticism on previously discussed point of view about economics, a most renowned economist, Lionel Robbins, in his book An Essay on Nature and Significance of Economic Science, 1932, said economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means resources which have alternative uses. कि फिर हमारे पास रॉबिन्स आए, उसने अपनी किताब में एक अच्छी ऑथेंटिक डेफिनेशन दी जिसको काफी अभी भी माना जाता है, ठीक है, और यूटिलाइज किया जा रहा है। कि उसने कहा कि आपके पास जो है इकोनॉमिक्स किस चीज के बारे में बताता है, रिलेशनशिप है किस चीज का, कि कहाँ से रिसोर्सेज आएंगे, ठीक है, और वो पैसे कहाँ पे इस्तेमाल होंगे, किस तरीके से आप उसका बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हो। तो बात कहाँ पे आ गई, हुई हमारी लिमिटेड जो है ना रिसोर्सेज की और हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स की। तो कहता है कि उसने पॉइंट को कहाँ पे लेकर आ गया, कहते हैं द स्कैरसिटी एंड चॉइस ऑफ इकोनॉमिक लाइव्स ऑफ द पीपल, कि स्कैरसिटी के लिमिटेड रिसोर्स आपके पास रिसोर्सेज, ठीक है, और चॉइसेस हमारे पास अनलिमिटेड, उसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया कि किस तरीके से ह्यूमन अपनी लाइफ में इन चीजों के ऊपर फोकस करता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में इसने कहा कि मल्टीपल एंड, कहता है कि इससे क्या मुराद हुआ, स्टेट दैट एम्पल वांट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स as human keeps on satisfying their needs by consuming goods and services, but they arise again and again. Resultantly, the human wants never came to an end, which provides basis of basic economics problem. ठीक है, कि आपके पास मल्टीपल एंड्स क्या हुआ कि एक ख्वाहिश खत्म होती है दूसरी, दूसरी खत्म होती तीसरी, तीसरी से चौथी, और एक ना खत्म होने वाली ख्वाहिशात का सिलसिला चलता रहता है। तो वो जो है ना क्या कर रहा है, इसके लिए बेस रख रहा है कि उसकी कंजम्पशन पैटर्न्स उसी तरीके से डिफाइन हो जाती है। Second, कहते हैं the noticeable component of Robbins' 1932 definition of the scarcity of resources, as it is said that human wants are endless. It is also reality that the means and resources to satisfy those needs are insufficient. और उसने जो है ना जब scarcity of resources का जिक्र किया था अपनी definition में 1932 में, तो उससे क्लियरली जो है ना डिफाइन हो गया कि आपके पास जो है ना क्या है, रिसोर्सेज बड़ी लिमिटेड है, ठीक है, और वांट्स हमारे पास जो है ना बहुत ज्यादा है। तो अगर हम देखें तो सिंपली अगर ह्यूमन लाइफ में देखें तो क्या होता है कि एक स्केर्स रिसोर्सेज होती है जी, सैलरी है 50 लाख, एक करोड़ तक सैलरी हो जाए, ठीक है, लेकिन स्टिल लिमिटेड है, उससे पूरी दुनिया की चीजें फिर भी वो खरीद नहीं सकता कि जो उसके माइंड में है और उसको वो सारी सारी रिसोर्सेज मिल जाए। स्टिल वो एक स्ट्रगल में लगा हुआ है, अपनी एक ख्वाहिश पूरी होती है तो दूसरी, दूसरी पूरी होती है तीसरी के पीछे जा रहा है, और अपने जितने भी उसके पास रिसोर्सेज है उसको बेटर से बेटर यूटिलाइज करने की कोशिश करता है। सो इन रिसोर्सेज को हम कैसे ज्यादा मैक्सिमम कैपेसिटी तक यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके बारे में इकोनॉमिक्स हमें जो है ना कहता है कि आप रेशनल होकर इनके बारे में सोचना होगा। कैसे, कहता है कि scarce resources can be used alternatively, that is, can be utilized in different ways. For instance, a piece of land can be used for cultivation or to build a factory or house. It is up to the need and priority of humans that what they want to utilize it. कि किस तरीके से वो इसको इस्तेमाल करना चाहता है। अगर उसके पास एक ज़मीन है तो उसको जो है ना वो काश्तकारी करके पैसा कमा ले, किराए पे दे दे, ठीक है, फैक्ट्री बना ले, मज़दूर रख ले, उससे पैसे कमा ले, या फिर अपना घर बना ले और उसके ज़रिए से खुद रहना शुरू कर ले। तो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपने कौन-सी नीड को इससे सैटिस्फाई करना चाहता है, वो इसके अकॉर्डिंगली इसको यूटिलाइज़ करना चाहता है। तो क्या हुआ कि हमारे पास जो है ना रॉबिन्स की जो डेफिनेशन थी, उसने हमें एक ग्राउंड प्रोवाइड कर दिया। उसने कहा कि इकोनॉमिक्स बेसिकली किस चीज़ के साथ रिलेटेड है,
आपके स्केर्स रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स के साथ है, और आपने उसको रेशनली कैसे इस्तेमाल करना है कि आप उससे से ज्यादा बेनिफिट हासिल कर सको, ज्यादा से ज्यादा अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सको। तो हम इस चीज के बारे में जिक्र सारा का सारा इकोनॉमिक्स में करते हैं। तो इसी के बेसिस पे हमारे पास जो है ना एक क्वेश्चन अराइज होता है, कहता है कि इज इकोनॉमिक्स साइंस और आर्ट, कि हमारे पास इकोनॉमिक्स क्या हुआ, एक आर्ट है या फिर हमारे पास जो है ना साइंस है, कि हमें एक साइंटिफिक मेथड देता है, प्रोवाइड करता है, या फिर हमारे पास एक आर्ट है, स्किल है, जो कि क्या करता है, हमें बताता है कि आपने किस तरीके से काम करना है और आप उसके ऊपर वर्कआउट करते हो। सो कहता है कि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीडेड टू बी एड्रेस्ड इन दिस रिगार्ड। लेट अस हैव अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट दिस क्वेश्चन एंड थ्रैश आउट अ सूटेबल आंसर। कि दो पर्सपेक्टिव से अगर हम इसको देखें, तो एक पॉजिटिव साइंस है, एक हमारे पास नॉर्मेटिव साइंस है। पॉजिटिव साइंस हमें क्या बताता है कि अगर हम इसको साइंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे पास पॉजिटिव साइंस कहता है कि वी मीन द एनालिसिस ऑफ ऑलरेडी टेस्टेड एंड एक्सेप्टेड फैक्ट्स एंड टू डेवलप सम मोर रिक्वायर्ड लॉज एंड प्रिंसिपल्स। For instance, it is a universally accepted that the earth is round and moving around the sun. Similarly, we have accepted an already tested fact that our brain passes orders to our body parts to act and react under some existing condition accordingly. All these facts are acceptable for everyone and termed as positive science. Accepting this application, we can say that economics also behave like positive science. कि जैसे हमारे पास जो है ना पॉजिटिव साइंस बेसिकली किस चीज के बारे में, टेस्टेड फैक्ट्स के बारे में बात करें कि जो चीजें प्रूव हो चुकी है उसके ऊपर बात कर रहा है। ठीक है, यूनिवर्सल चीजों के ऊपर बात करता है जो एक्सेप्ट हो चुकी है, जैसे जो है ना जमीन जो है ना कहता है कि किस चीज के गिर्द घूम रही है, तो वो कहता है कि जी सूरज के गिर्द घूम रही है। अब सबने माना, सबने देखा उसको, ठीक है। अब ह्यूमन के जो है ना माइंड के ऊपर काम किया तो उन्होंने भी इस चीज को एक्सेप्ट कर दिया। तो पॉजिटिव साइंस इकोनॉमिक्स भी उसके साथ जो है ना एसोसिएट होती है कि हाँ वाकई ये भी हमारे पास साइंस है। कैसे हमारे पास साइंस है, कहता है कि इन इकोनॉमिक्स वी नो अ फैक्ट दैट अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस पॉवर्टी एंड हर्ट्स लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, or inequitable distribution of income hurts the economic growth of country in long run, etc. कहता है कि जैसे आप देख लें, मैं गुर्बत ज्यादा होगी तो गुर्बत से क्या होगा, आपके पास जो है ना उसकी मेन सोर्स क्या होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, क्योंकि लोगों के पास जब नौकरी नहीं है तो वही सोर्स बनेगा किस चीज का, गुर्बत का। तो गुर्बत का एक सोर्स हमारे पास बना, जैसे जो है ना यूनिवर्सल लॉज वगैरह अप्रूव है, ये भी उसी चीज को बता रहे हैं। फिर इसी तरीके से कह रहे हैं कि अगर पैसा, इनकम सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ की ना हुई हो तो उसकी वजह से क्या होगा, एक जो है ना एंजॉय करेगा, दूसरा जो है ना क्या हो जाएगा, ग्रोथ जो है ना उसका फायदा नहीं ले सकता। तो बातें तो ऐसी ही होगी जैसे हमारे पास जो है ना पॉजिटिव साइंस ने कहा कि सूरज के गिर्द सब कुछ घूमता है, तो इसी तरीके से ये बात भी बिल्कुल यूनिवर्सल है कि पैसा नहीं होगा, गुर्बत होगी, नौकरी नहीं होगी तो पैसे कहाँ से आएंगे। तो पैसे नहीं आएंगे तो गुर्बत वहां से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी और लोगों का लाइफस्टाइल इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। जहां पे हमारे पास नॉर्मेटिव साइंस वाले हैं तो उन्होंने क्या कहा, कहता है कि नॉर्मेटिव साइंस प्रोग्रेसेस एंड ट्राई टू फाइंड आउट वे द थिंग्स एक्चुअली शुड बी, कि वो इस चीज के ऊपर काम करते हैं कि ये है कैसे। Furthermore, normative science requires an asserts about good ways of doing things and the right way of thinking. For instance, pollution is increasing the global temperature, so it must be tackled, and so unrest creates political and administrative challenges for a state. That's why it should be managed in anticipation. ये नॉर्मेटिव वाले देखते हैं, वो इसके सवालात और उनके ऊपर काम करते हैं कि यार ये कैसे काम करता है, ठीक है, कि किस तरीके से ये काम बेहतर कर सकता है। सो नॉर्मेटिव वाले जो है ना क्या कर रहे हैं कि क्या चीज जो है ना गुड होगा, उसके लिए कौन सा एक बेहतर सोल्यूशन होगा, कौन सा एक वैसा हमारे पास रास्ता होगा जिसके जरिए से हम क्या कर सकते हैं, एक काम को सही तरीके से बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। अब जैसे हम कह रहे हैं कि जी पोल्यूशन इंक्रीज होती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो उसको टैकल कैसे करोगे, नॉर्मेटिव साइंस इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, फिर जैसे अगर स्टेट में जो है ना वहां पे इंस्टेबिलिटी है, वो स्टेबल नहीं है, अनरेस्ट चल रही है, तो फिर वो कैसे होगा, उसके ऊपर काम करते हैं। तो सेम इसी चीज को देखते हुए कहता है कि economics also deals in normative mode. For example, we know that a fact that the fast growth in population along income inequalities creates many other social and economic challenges. So high rate of population growth must be discouraged, or as stated above, that unemployment increases poverty and hurts living standard of the public. So government should create job opportunities to prevent it. जैसे अगर आप देखें तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो पॉपुलेशन जब इंक्रीज हो रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होगी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जब अराइज होंगे तो क्या होगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले से कुछ ना कुछ जो है ना सोल्यूशंस फाइंड आउट करने होंगे। और या फिर जैसे हमने कहा कि आपके पास जो है ना जब जॉब्स नहीं होगी तो
गुर्बत बढ़ेगी, लोकल लाइफस्टाइल इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का काम क्या होगा कि वो क्या कर रहा है कि वो जो है ना उसके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के बारे में सोचेगा, उसके लिए रास्ता ढूंढेगा कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। सो कहता है कि hence we can say that positive economics reveals only factual realities, while the normative economics also inquires and suggests possible solutions. सो कंक्लूजन क्या हुआ कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमारे पास क्या कर रहा है, फैक्ट्स बता रहा है, रियलिटी बेस्ड बातें कर रहा है कि हाँ ये रियलिटीज है, एक्सेप्टेबल है और ऐसा वाकई होता है। जबकि हम नॉर्मेटिव साइंस के पर्सपेक्टिव से उसको देखें तो वो भी बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि वो उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस बता रहे हैं। जब हमने क्या कहा कि हमारे पास इकोनॉमिक्स क्या कह रहा है कि जो है ना हमारे पास स्केर्स रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स है, ठीक है, ये बात तो इसने कह दी कि हाँ रियलिटी है, ठीक हो गया। लेकिन फिर दूसरा उसके बाद हम कहते हैं कि यार ये जो है ना किस तरीके से उसको बेटर यूटिलाइज करेगा, रेशनल तरीके से उससे ज्यादा फायदा हासिल करेगा। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू उसको क्या कर देता है, इसको नॉर्मेटिव के साथ जो है ना एसोसिएट कर देता है कि हम जो ये पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो वो हमें इसी चीज के बारे में बताता है कि हम अपने रिसोर्सेज को बेटर से बेटर यूटिलाइज किस तरीके से कर सकते हैं और ज्यादा कैपेसिटी पे उससे बेनिफिट कैसे हासिल कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है, हमने कहा कि आर्ट किस तरीके से है। तो कहते हैं कि art is the application of some scientific knowledge or theories. When someone, after gathering few scientific facts, uses them to solve problem, this is what called the art. For example, since someone gathering knowledge or facts through lectures and trainings about driving a car is called science, while as he or she takes a drive on road is considered as art. ठीक है कि सिर्फ यहाँ पे ऑनलाइन जो है ना क्लासेस ले ले, यूट्यूब पे देख ले और वहां से उसको पता चल जाए अच्छा गाड़ी ऐसे चलाई जाती है, तो वो तो साइंस है, आपके पास तरीका आपको बता रहा है कि कैसे होता है। लेकिन आर्ट कब होगा कि जब आप प्रैक्टिकली उस चीज को परफॉर्म करोगे और उसको देखोगे कि इज इट वर्किंग और नॉट। तो जब आप उसको प्रैक्टिकली खुद परफॉर्म करते हो तो तब वो आप चीज आपके पास आर्ट हो जाती है। सो इकोनॉमिक्स आपके पास क्या हुआ कि इकोनॉमिक्स आपको क्या कर रहा है कि हमारे पास साइंस ने आपको बता दिया कि फैक्ट किस तरीके से काम कर रहा है, लेकिन आर्ट हमें क्या बता रहा है कि हमने अपनी इकोनॉमिक्स को कैसे ग्रो करना है, हमने इसको कैसे बेहतर बनाना है, उसके लिए प्लानिंग कैसे करनी है, रिसोर्सेज को कैसे ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो चीज हमें क्या कर देती है, हमें एसोसिएट कर देती है हमारे आर्ट के साथ। तो हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स हमारे पास साइंस और आर्ट दोनों है। क्योंकि है कि सिर्फ ये नॉलेज नहीं दे रहा हमें, बल्कि हमें बताता भी है कि कैसे हम इन मसलों को ओवरकम कर सकते हैं और हम कैसे उसके लिए बेटर से बेटर सोल्यूशन ला सकते हैं, उसको जो है ना पॉसिबल बना सकते हैं। तो इसलिए हम उसके जो सोल्यूशन लेकर आते हैं वो हमारे पास नॉर्मेटिव साइड हो गया, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करके हम अपनी इकोनॉमी को जब चलाते हैं तो ये हमारे पास आर्ट हो गया। हमारे पास इकोनॉमिस्ट बैठे होते हैं, हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन और इन चीजों पे काम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगी, किस तरीके से हम इसके जो है ना बेहतर बना सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट होंगी। ये सारे के सारे एस्पेक्ट हमारे पास क्या हुए, आर्ट हुए। तो इसीलिए एग्जाम्पल दिए लास्ट में कहता है कि जी हिस्टोरिकल एविडेंस has revealed the fact that strong agents of an economy ever exploit the weak one. To prevent this exploitation, government make different laws in a country, such as labor laws, minimum wage rate, support prices, etc. Understanding of this problem and to suggest workable measures are the part of economics as science, whereas implementation of protection laws is considered economics as an art. के हिस्ट्री से हमें पता चल रहा है लेबर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, ठीक है, उनको जो है ना वेज सही से नहीं दिया जाता, प्राइसेस कंट्रोल नहीं होती, मोनोपोली बनाए जाते हैं, जिसके पास पैसा ज्यादा है वही जो है ना इकोनॉमी को मूव करने की कोशिश करता है, वही जो है ना अपनी बादशाही बनाने की कोशिश कर रहा होता है। तो गवर्नमेंट का रोल क्या होता है कि वो इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करे, उसके लिए सॉल्यूशंस लाए, कानून बनाए, पॉलिसीज बनाए और फिर उसको इम्प्लीमेंट कराए। तो ये इम्प्लीमेंटेशन उसका क्या हुआ कि वो उसका जो है ना आर्ट हो गया। और जो उसके लिए पॉलिसीज प्रोसीजर ये सारे के सारे मेयर्स बना रहा है, दैट इज द पोर्शन ऑफ हमारे पास साइंस का है। सो फिर हम इकोनॉमिक्स को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स हमारे पास दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। हम इकोनॉमिक्स को देखें तो हमारे पास आ जाता है इको, हम इसको माइक्रो लेवल पे देखेंगे, फिर मैक्रो एस्पेक्ट से देखेंगे। माइक्रो का जब हम जिक्र करते हैं तो हमने पहले भी मैंने कहा कि हम उसको इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से देखें, क्योंकि जहां पे हमने इसको साइंस और आर्ट का जिक्र किया तो हम उसको दोनों एस्पेक्ट से भी देखेंगे। क्योंकि इकोनॉमी आपकी किस चीज पे चलती है, ह्यूमंस पे चलती है, इंसानों पे बेस करती है और रिसोर्सेज जो मौजूद हैं उन्हीं के साथ चलती है। तो जब हम जो है ना क्या करते हैं कि पहले पहले जब एक्सप्लोरेशन करेंगे तो हम देखेंगे कि एक इंडिविजुअल बिजनेस का, एक इंडिविजुअल पर्सन का बिहेवियर कैसे किस चीज को इफेक्ट करता है, उसकी परचेजिंग पावर कैसे जो है ना कंपनीज को इफेक्ट करती है,
एक कंपनी प्रोडक्शन कर रही है तो उसकी वजह से इकोनॉमी को क्या फर्क पड़ रहा है, इस पर्सपेक्टिव से हम उसको जब अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर कहीं जाके हम ओवरऑल देखेंगे कि लेट्स से मैं कहता हूं कि मैंने क्या करना है कि अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाना है। तो सोसाइटी को बेहतर बनाने से पहले मैं क्या करूंगा, सेल्फ को फिर ठीक करूंगा। सेल्फ के बाद फिर मैं अपने घर के सिस्टम को बेहतर करूंगा और फिर मैं सोसाइटी के बारे में सोचूंगा कि सोसाइटी को मैं कैसे बेहतर बना सकता हूँ। अगर मैं डायरेक्टली सोसाइटी के लिए बैठ जाऊं और उसको जो है ना अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूं और अपने घर और उसको नहीं देखता, तो फिर मुझे समझ कैसे आएगी कि यार एक छोटे से छोटा सिस्टम कैसे चलता है और बिग कैसे जो है ना ऑपरेट होगा। सो बिग जो है ना जब आप उसकी तरफ जाओगे तो वहां पे प्रॉब्लम्स भी उसी नेचर की होंगी, उसके लिए कॉन्सेप्ट्स भी आपको उसी नेचर के चाहिए होंगे। तो इसीलिए हम जो है ना क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट लेंगे कि जो हमारे पास क्या करता है कि हमें माइक्रो लेवल पे बताएगा कि हमारे पास कौन कौन सी जो है ना सिचुएशंस मार्केट में चल रही हैं और हम उसको किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। सो माइक्रो की डेफिनेशन अगर हम देखें, मीनिंग देखें, तो कहता है कि ग्रीक वर्ड मिक्रो से निकला हुआ है जो कि स्मॉल और द मिलियनथ पार्ट ऑफ द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। This is the branch of economics that investigate the individual behavior of households and firms in their ordinary business of life, decision making and allocation of scarce resources. कि ये हमारे पास इकोनॉमिक्स की ब्रांच है जो हमारे पास क्या करता है कि देखता है कि इंडिविजुअल हाउस होल्ड, घर में जो लोग रहते हैं उनका बिहेवियर क्या होता है, और एक फर्म हमारे पास जो है ना क्या कर रही है कि ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ जो परफॉर्म कर रही है तो वहां पे फैसला कैसे करता है कौन सी चीज खरीदनी है कौन सी नहीं खरीदनी, क्यों खरीदनी है कौन सी चीज और क्यों नहीं खरीदनी, इन चीजों के बारे में वो डिसीजन मेकिंग सारी की सारी करता है। तो इसीलिए प्रोफेसर के ई बोल्डिंग ने हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या दी, कहता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पार्टिकुलर फर्म, particular household, individual prices, wages, income, individual industries and particular commodities। कि हमें जो है ना पार्टिकुलर होना पड़ेगा क्योंकि अब हम जनरल तो नहीं हो सकते क्योंकि हम पूरी इकोनॉमी को तो नहीं देख, हम क्या करें स्पेसिफिक हो। तो पार्टिकुलर एक फर्म को हमने चूज किया या एक घर को कि वो कैसे जो है ना चीजें परचेज कर रहे हैं, उसकी जो है ना पैसे चीजों की क्या होती है, एक मजदूर की तनख्वाह क्या है, कितना इनकम कर रहा है, इन तमाम चीजों के ऊपर हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इसीलिए अगर हम इसको सम अप करके देखें तो हम मेन चीजें इसमें जो देखते हैं वो हमारे पास क्या होता है, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई होगी, कंज्यूमर की थ्योरी, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एटसेट्रा के बारे में हम यहाँ पे जिक्र करते हैं कि ये सारे की सारी चीजें हमारे पास कैसे वर्कआउट करती हैं और इकोनॉमी में इन तमाम चीजों का रोल क्या है, ताकि जब हम इसको देख लेंगे तो हमें पता चल सकेगा कि हम अब ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से जब इसको मैक्रो लेवल पे देखेंगे तो वहां पे ये कैसे वर्कआउट करती है। तो इसके बेसिस पे अगर हम देखें तो हमारे पास स्कोप क्या हुआ माइक्रो इकोनॉमिक्स का, किस चीज को कम करता है, तो एक तो कमोडिटी प्राइसिंग कि हमारे पास चीजों की कीमतें क्या होनी चाहिए, क्या प्राइस होनी चाहिए, क्या प्राइस नहीं होनी चाहिए, कितनी चीजें इकोनॉमी में जो है ना होनी चाहिए, कितना मुझे प्रोड्यूस करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। और दूसरा फैक्टर प्राइसिंग कि हमारे पास जो लैंड लेबर कैपिटल है इनके पैसे कितने होने चाहिए। ठीक है, अगर हम जो है ना इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करें, जहाँ पे हम कमोडिटी प्रोड्यूस करने की बात करें, चीजें प्रोड्यूस करने के बारे में बात करें, वहां पे हमारे लिए ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि हम अपने इन फैक्टर्स को भी देखें जो हमारे लिए कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं हमारे काम को परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इन चीजों को भी देखेंगे, उनके रिवार्ड्स को भी देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, क्योंकि एंटरप्रेन्योर को, मजदूर को कितनी मजदूरी देनी है, लैंड हमने लिया हुआ है तो रेंट कितना होगा, ठीक है, अगर हमने कैपिटल लिया हुआ है तो उस पे जो है ना कर्जा लिया हुआ है तो इंटरेस्ट क्या होगा, उस पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। फिर हमारे पास आ जाती है वेलफेयर थ्योरी। वेलफेयर थ्योरी हमने क्या कहा कि सोशल वेलफेयर जो है ना किस तरीके से इंक्रीज होगा कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज मौजूद हों, ठीक है, और उनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके, ठीक है, ताकि हम उससे ज्यादा बेहतर यूटिलाइजेशन करके उससे ज्यादा बेनिफिट हासिल कर सके। और उसके बाद कहता है कि की इकोनॉमिक क्वेश्चन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प अस टू लार्ज एक्सटेंट, ठीक है, कि हमें ये भी बताता है, इस चीज के ऊपर भी डिस्कशन करता है कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है। तो वो चीज जब हमें पता चलेगी तो हम उस तरीके से प्रोडक्शन भी करेंगे कि लेट से एक कंपनी है वो क्या कर रही है, वो जो है ना शूज बना रही है, तो क्यों शूज बना रही है, वो गारमेंट्स की तरफ क्यों नहीं जा रही। उसके लिए उसने कुछ ना कुछ वर्कआउट किया होगा, उसने देखा होगा कि लोगों की इसकी जरूरत है, तो इसीलिए वो क्या कर रहा है कि वो शूज इंडस्ट्री में जा रहा है और फिर शूज प्रोड्यूस कर रहा है। किस नेचर के प्रोड्यूस कर रहा है, वहां पे देखेगा कि कौन लोग उसको परचेज करने वाले हैं, तो जो लोग उसको परचेज करने वाले हैं वो उसकी नीड के अकॉर्डिंगली क्या करेगा, शूज बनाएगा।
सो इम्पोर्टेंस क्या हुई माइक्रो इकोनॉमिक्स की? कहता है कि जी स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स, क्योंकि एक एक एजेंट के ऊपर डिस्कशन करता है, कंज्यूमर के ऊपर कि जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है, उसके बाद पर्सपेक्टिव से बात करता है, प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से बात करता है, और सबका रोल देखता है कि पूरी इकोनॉमी में एक बंदे का रोल क्या है। सेकंड हमने कहा कि वो रिसोर्सेज हमें एलोकेट करने के बारे में बताता है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो वो लिमिटेड रिसोर्सेज आप ज्यादा से ज्यादा कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, कौन सी चीजें कितनी प्रोड्यूस करनी है, उसके ऊपर किस तरीके से वो डिसीजन मेकिंग करता है वो देखता है। और थर्ड हमने कहा कि प्राइस डिटर्मिनेशन के ऊपर जिक्र करता है, क्योंकि प्राइसेस हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, कि हमारे पास जो है ना कितनी प्राइसेस होनी चाहिए किसी चीज की, कितनी नहीं होनी चाहिए, महंगी हो रही हैं, सस्ती हो रही हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कशन हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमें अंडरस्टैंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है तमाम चीज़ों की। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स उसके ऊपर भी बात करता है। हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज, इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाएंगे कि हमने रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करना है, हमने इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करना है, हमने अपने जो है ना जो एम्प्लॉयमेंट है वो कैसे बढ़ानी है, हमने जो है ना ग्रोथ कैसे अचीव करनी है, उन तमाम चीज़ों के बारे में हमारे पास क्या करता है, डिस्कशन करता है, हमें बताता है कि हम अपने जो है ना इकोनॉमी के लिए एक बेहतर प्लान कहाँ से बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। लास्ट में कहते हैं कि असिस्टेंस ऑफ फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो डिसीजन मेकिंग करे। अभी हमने पढ़ा ठीक है कि हमारे पास जो है ना किस तरीके से वो डिसीजन मेकिंग करता है, फाइनेंस मैनेजर देखेगा कि कंपनी किस तरीके से अपनी जो है ना टैक्सेस वगैरह को डील करती है। सो गवर्नमेंट अगर देखें तो गवर्नमेंट के पास तो कोई अर्निंग सोर्स और मौजूद नहीं है, एक यही सोर्स होता है टैक्सेस का, जहाँ से वो रेवेन्यू जनरेट करती है। तो वो इस चीज के बारे में देखेगा कि हमें कितने टैक्सेस जनरेट करने हैं, किस तरीके से करने हैं। ठीक है, तो वो इन चीजों के बारे में डिसीजन मेकिंग करेगा। और जो कंपनी का टैक्स मैनेजर होगा वो कोशिश करेगा कि वो किस तरीके से अपने जो है ना इनकम को इंक्रीज करे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से टैक्स टाइमली पे कर ले, तो इन चीजों को देखता है। So कहता है कि फॉर एग्जांपल द डिग्री ऑफ elasticity of product determines that to what extent increase or decrease in tax rate will helpful in order to achieve the targets of tax collection। कि वो इसको बताएगा कि एक प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, लोग ज्यादा उसको परचेज करें, तो वहां से टैक्स का बेनिफिट कैसे हासिल करेगा, कितना उसको बेनिफिट मिलेगा, इन चीजों के बारे में डिसीजन मेकिंग करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है, जिसको भी हमें नजर में रखना होगा। एक तो पहली बात हमारे पास रहता है कि नैरो पर्सपेक्टिव, कि हमारे पास वाइडर पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहा, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से, स्पेसिफिक कमोडिटीज और उसके पर्सपेक्टिव से उसको देख रहा है। तो अभी हमने डेफिनेशन में कहा कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट, स्पेसिफिक कमोडिटी, उन चीजों के पर्सपेक्टिव से बात करता है। कहता है कि इनअप्रोप्रिएट इन मेजर एरियाज, कुछ एरियाज में जो है इनअप्रोप्रिएट है, क्योंकि जैसे आपके पास ट्रेड का जिक्र हो जाता है, टैक्स का जिक्र हो जाता है, इन्फ्लेशन का जिक्र हो जाता है, तो ये उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाता कि किस तरीके से हमें जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, कर्जों को किस तरीके से देखना है, हमारे बैलेंसेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन चीज़ों का जिक्र नहीं करता है, क्योंकि दैट इज माइक्रो। माइक्रो है, क्योंकि मैक्रो तो है नहीं कि वो ओवरऑल इन तमाम चीज़ों को देखे। जैसे एग्जांपल दिया, कहते हैं कि राइजिंग प्राइसेस इन द चिकन मार्केट डज नॉट मीन इन्फ्लेशन, but fall in the price of other foods and non-food items may overcome this effect and inflation will occur, not occur। कि अब आपके पास जो है ना चिकन है, तो वो क्या हो रहा है, महंगा हो रहा है, तो इससे आप ये तो नहीं कह सकते कि मुल्क में महंगाई आ रही है, बाकी चीजें सस्ती हो रही हैं, एक चीज जो है ना महंगी होती जा रही है, तो इसकी एक की वजह से तो महंगाई नहीं आ रही है। तो ये उस पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर पाता। वीक assumptions है इसकी, कहते हैं कि economic laws are often based on variety of assumption or presumed preconditions, all the whole economic model depends on these supposed conditions, hence it makes the validity of laws more doubtful when these conditions are found unrealistic in real life. Besides this, the individual behavior does not represent the behavior of large segment of the society in every case. For example, if households are facing employment issues in some particular area or in particular time period, it may not reflect in overall in unemployment in macro scenario। ठीक है, कहता है कि आपके पास जो assumption इसने बनाई होती है कि लॉ तब फुलफिल होगा जब ये सारे assumptions होंगी, तो फिर हम इस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो वो जो है ना assumptions कुछ ऐसी होती है कि जो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होती, जो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो है ना कुछ ऐसे जो है ना इसके कंडीशंस हैं, लॉज हैं, ठीक है, जो वो जो है ना आपके पास इतने प्रैक्टिकल नहीं हो पाते। जैसे अब इसने एग्जांपल किए कि अगर आपके पास जो है ना एक घर में जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है या जो है एम्प्लॉयमेंट चल रही है, तो उसकी वजह से जो है ना खास ड्यूरेशन में उधर ही जो है ना इफेक्ट होगा, पूरी इकॉनमी में तो फर्क नहीं पड़ सकता। ये अगर पेशावर में जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो पूरे पाकिस्तान में तो है, तो वो तो उसके साथ तो ऐसा एसोसिएट नहीं हो सकता। तो इसीलिए क्या करता है कि ये अपने माइक्रो लेवल है, तो माइक्रो पर्सपेक्टिव से तमाम मसलों को देखता है,
और उसी पर्सपेक्टिव से इसके ऊपर डिस्कशन करता है। सो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें।